सभी भाइयों और बहनों का हमारे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुका है। तो आपका जूनियर एडेड का भी एग्ज़ाम और नेट आपका और जीआईसी लेक्चरर, उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों हमने ये मॉडल पेपर बनाया है, जो कि 40 प्रश्नों का सेट है। इसमें 40 प्रश्न रखे गए हैं, जिनमें कि 20-22 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के हैं और 20 क्वेश्चन आपके ग्रामर के, यानी दोनों को हमने शामिल किया है इस मॉडल पेपर में। तो चलिए दोस्तों, पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रामर के ही क्वेश्चन रखे गए हैं 20-22 क्वेश्चन, और आगे के आपके हिंदी साहित्य के। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में राजस्थानी या पूर्वी या बिहारी या आपका पश्चिमी। तो बघेली का संबंध किससे है दोस्तों? आपका पूर्वी हिंदी से। और ये पूर्वी हिंदी कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगर पूछ लेगा किस अपभ्रंश से, तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो अर्धमागधी से क्या विकसित हुआ है दोस्तों? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं? तो 3 बोलियां निकली हैं। तो पहला आपका अवधी, दूसरा आपका बघेली और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ी। तो देख लीजिए दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बघेली आपका पूछा है यहाँ पे, तो बघेली किससे आपका निकला है? यानी पूर्वी हिंदी। यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किससे निकले हैं? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश से विकसित हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसके ऊपर ही हमने आपको समझाया कि अर्धमागधी से आपका पूर्वी हिंदी निकला, और पूर्वी से क्या निकले? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका ए। यानी पूर्वी हिंदी से कौन सा निकलते हैं? 3 बोलियां निकली हैं। तो पहला अवधी, दूसरा बघेली और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ी। तो आंसर नंबर आपका ए। आइए अगले क्वेश्चन में। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, जिससे आप लोगों का की समय खराब ना हो। तो निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्रम लेते हैं इसका, क्रमित विकास। तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर आपका अवध, फिर आपका हिंदी। तो ये आपका क्रम है एकदम से, इसको रट लीजिएगा। इससे कई बार घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो क्या मिला आपको? क्या बना आपका? पाली। तो संस्कृत भाषा की कौन सी अपभ्रंश है? यानी पाल विकसित हुआ है। तो आंसर नंबर आपका डी। और संस्कृत जो कि आदिजन्नी भी कही जाती है। अगर पूछ लेगा कि आदिजन्नी कौन सी है, तो आपकी यही संस्कृत ही कही जाती है। आइए अगले क्वेश्चन में। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार। तो यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हमको छांटना है। तो कौन है? प्रेमचंद है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या जयश्री, या मोहन राकेश? तो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट, क्योंकि बहुत उपन्यास भी इन्होंने लिखे, इसलिए उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं। जैसे इन्होंने सेवा सदन लिखा, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, करबला, ये सब उपन्यास भी लिखे हैं। लेकिन कहानियाँ भी इन्होंने 300 से ऊपर कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है। इसीलिए इनको प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यास सम्राट दोनों ही कहा जाता है, यानी मुंशी प्रेमचंद को। आंसर नंबर आपका ए। ब्रजबोली, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबोली नाम से हम किसको जानते हैं? पंजाबी को, मराठी को, गुजराती को, या पुरानी बंगला को? तो ब्रजबोली नाम से हम किसको जानते हैं दोस्तों? पुरानी बंगला को हम ब्रजबोली नाम से भी जानते हैं। आंसर नंबर आपका डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। तो गुरुमुखी में क्या लिखी जाती है? पंजाबी लिखी जाती है। तो ये तो आपका गलत हो गया। ब्राह्मी, देवनागरी, या सौराष्ट्री? तो यही देवनागरी, यानी हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? आपका
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी आंसर नंबर आपका सी। और कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो आंसर नंबर आपका सी। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है दोस्तों? पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी है या बिहारी है या आपका पहाड़ी है? तो बताइए दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी, यानी पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। और पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां आपका निकली हैं? तो पहला ब्रज, फिर दूसरा बुंदेली, तीसरा कन्नौजी, चौथा कौरवी या खड़ी, और पांचवा आपका बांगरू या हरियाणवी। तो 5 निकली हैं। तो आपका ब्रज भाषा क्या है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो हमको छांटना क्या है दोस्तों इसमें? विसर्ग संधि किसमें है? उज्ज्वल में, तो धन जल हो जाएगा इसमें। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, तो ये तो आपका नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। निश्चल, तो इसमें क्या है? निधन चल, तो विसर्ग क्या हो जाता है यहाँ पर? श हो जाता है। तो यही इसी में आपका विसर्ग संधि है, तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आंसर नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? निधन चल, तो यानी विसर्ग क्या हो जाता है? श हो जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर क्या छांटना है दोस्तों? निम्न शब्दों में अशुद्ध, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आइए अशुद्ध हम छांटते हैं। तो पहला बहुत सही है आपका, ये अशुद्ध नहीं है। फिर दूसरा आपका प्रणाली, फिर बल की आपका ये सही है, उपयोग भी आपका सही है। तो अशुद्ध कौन सा है दोस्तों आपका? यानी बी। तो क्या होता है यहाँ पे? प्रणाली होता है, तो ये आपका शुद्ध है। तो यानी हमको छांटना क्या था? अशुद्ध। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों? अशुद्ध है। पेंसिल शब्द है, जो आप पेंसिल लिखते हैं वो आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो पेंसिल कैसा शब्द होता है दोस्तों आपका? स्त्रीलिंग, यानी आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी। तालव्य व्यंजन है, तो इनमें से बताइए कौन से तालव्य व्यंजन है चारों ऑप्शन में? तो तालव्य व्यंजन का क्या सूत्र हमने बताया था आपको? इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। तो ई का मतलब ई बड़ी, चू का मतलब पूरा चवर, यानी च छ जा ई है। और ये वाला तालब श, ये कहाँ से बुलाते हैं? तालब व्यंजन कहे जाते हैं। तो पहला वाला ही आंसर आपको मिल गया ये, तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तालब व्यंजन आपका ए वाला आंसर। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो वकारस दंतोष्ठ, अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप सारे उच्चारण स्थान रट ही लेंगे। तो वकारस यानी दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, यानी आंसर नंबर आपका ए। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये भी आपका पूछा गया है। तो स्वतंत्र सत्ता कौन से शब्द धारण नहीं करते? रूढ़ या यौगिक या योग रूढ़ या आपका इनमें से कोई नहीं? तो रूढ़ आपके स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं। यौगिक, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यौगिक यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे हमने कह दिया हिमालय। तो यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय।
तो ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि क्यों स्वतंत्र नहीं, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आंसर नंबर आपका बी। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? तो आइए दोस्तों छांटते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन में एक एक क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। तो कौन सा इनमें से पुल्लिंग है? गिलास है, अदालत है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा? गिलास दोस्तों क्या है आपका? यही आपका पुल्लिंग शब्द है, यानी आंसर नंबर आपका ए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ध्यान दो ना दोस्तों, यहाँ पर पूछा किया गया है क्वेश्चन कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है। तो आइए छांटते हैं दोस्तों। तो पहला अपमानित, ये बना हुआ है संज्ञा से। नियमित, ये भी आपका बना हुआ है। वार्षिक, अपमान, तो अपमान यही आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, यानी आंसर नंबर आपका डी। पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उपुप माननीय नाम होस्टों, ये इसका सूत्र था, यानी ऊ बड़ा ऊ पूरा पावर कहाँ से बोले जाते हैं? ये आपके होंठ से बोले जाते हैं। तो पावर का उच्चारण स्थान क्या हो गया दोस्तों आपका? होंठ, यानी आंसर नंबर आपका सी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? अब हमको छांटना क्या है दोस्तों, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो आइए छांटते हैं। काली, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? काला। तो यही आपका मिल गया, यानी काला से क्या बना है? काली, यानी आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। तो आगे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ली तुलसा नाम दंती, ये मैंने आपको सूत्र रटवाया था। ली तुलसा नाम दंती, यानी ली पूरा त वर्ग, ये ल और ये श कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं, यानी दांत से बोले जाते हैं। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया दोस्तों? दंत, यानी आंसर नंबर आपका पहला वाला। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? अब हमको छांटना क्या दोस्तों, इसमें से जो युग्म आपका सही है। तो अंश माने हिस्सा या भाग, तो ये आपका पहला ही सही हो गया। उपकार, लड़ाई, ये एकदम गलत है। कूल, किनारा, कूल माने किनारा होता है, तुरंग माने घोड़ा होता है, तो ये भी आपका गलत है, दोनों आपके गलत है। तो यही आपका सही है, पहला वाला ही, यानी अंश माने हिस्सा ही होता है और भाग भी होता है। तो आंसर नंबर आपका ए। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो आइए, तो भाषा निर्माण कैसे बनता है? तो पहले ध्वनि, फिर इसके बाद शब्द, फिर शब्द से क्या बनता है? पद, फिर पद से वाक्य। तो यानी कौन सा मिल रहा है आपका? हाँ, यही वाला डी वाला आंसर, यानी पहले ध्वनि मिला, फिर ध्वनि से क्या बना? शब्द बना, शब्द से क्या बना? पद बना, और पद से क्या बनता है? फिर वाक्य बनता है, यानी आंसर नंबर आपका डी एकदम सही अनुक्रम हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें हमको छांटना है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला। तो ये आपका रॉन्ग है, ये भी आपका गलत है, और ये भी नहीं होना चाहिए, सुसुप्त नहीं होना चाहिए, सुसुप्ति होना चाहिए, यानी आंसर नंबर आपका डी। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है दोस्तों। विसर्ग संधि है, या गुण संधि है, या वृद्धि संधि है, या यण संधि है? तो परोपकार में संधि विच्छेद करेंगे तो परधन उपकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? आ है, यहाँ पर क्या है? ओ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? परोपकार, यानी ए ओ अर जहाँ पे मिल जाए आपको तो मार दीजिए आंख बंद करके गुण संधि, यानी आंसर नंबर आपका बी।
निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो आइए छांटते हैं इसमें से कौन सा उपसर्ग रहित आपका शब्द है। देखिए योग से बना है। उपसर्ग देखिए पहले लगता है शब्दों के और आपका प्रत्यय आपका शब्दों के बाद में लगता है। तो इसमें कौन सा लगा है? देखिए सु लगा है, इसमें वी लगा है, इसमें अति लगा है यानी अति धन अधिक अत्यधिक। इसमें कोई नहीं बन रहा है आपका, क्योंकि रेस कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि कोई शब्द होना चाहिए सार्थक, फिर उसके बाद उपसर्ग लगाओगे तभी एक नया शब्द बनेगा, नवीन शब्द बनेगा। तो यही आपका उपसर्ग रहित शब्द है आपका, यानी इसमें नहीं है। तो आंसर नंबर आपका डी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24। तो ये आपके अब हिंदी साहित्य के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं पहला क्वेश्चन। अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद किसने वात्सल रस का उच्चतर चित्रण किया है? तो सूरदास के बाद पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्योंकि जीआईसी में ऐसे ही घुमा फिरा कर या नेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा कर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सूरदास के बाद यानी अष्टछाप के कवियों के सभी अष्टछाप के कवि हैं यानी, तो यहाँ पर सूरदास के बाद किसने वात्सल रस का उच्चतर चित्रण किया है? तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका डी, यानी परमानंद दास। और परमानंद का जन्म कब होता है दोस्तों? 1493 में, सॉरी 1493 में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 1572 में होती है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा जिसका नाम था परमानंद सागर। और इसमें कितने पद होते हैं? 835 पद होते हैं। और ये किसके शिष्य थे परमानंद दास? ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे, क्योंकि अष्टछापी कवियों में इनका नाम है। तो ये किसके शिष्य हैं? 4 वल्लभाचार्य के और 4 आपके विठलनाथ के शिष्य थे। तो ये वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो प्राय पूछता है, जब से प्रीति श्याम से कीन्ही, इसको रट लीजिएगा, जब से प्रीति श्याम से कीनी। तो ये भी पंक्ति किसकी है? ये भी परमानंद दास की ही पंक्ति है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। सूर वात्सल्य और वात्सल सूर, तो ये कोटेशन है। तो ये किसकी उक्ति है? ये किसने कहा था कि सूर वात्सल और वात्सल सूर? तो ये कहा था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको कहा था? सूरदास को कहा था। तो इसको भी आप लोग रट ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोटेशन ये पूछता है ये। आइए अगले चलते हैं पंक्तियों की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भागवत दशम स्कंद भाषा किस रचनाकार की है? तो यहाँ रचनाकार है दोस्तों, यानी किसकी रचना है ये पूछी गई है, उसको जोड़ देते हैं। तो भागवत दशम स्कंद भाषा किसकी रचना है? नंददास की, परमानंद या कृष्णदास या आपके चतुर्भुज दास की? तो किसकी है ये? नंददास जी की है। और नंददास जी का जन्म जो है कहाँ पर होता है? 1533 के आसपास सोरो सूकर क्षेत्र में होता है। सोरो सूकर क्षेत्र में होता है। और क्या कहते हैं, 252 वैष्णव की जो वार्ता पुस्तक है उनमें इनको तुलसी का भाई बताया गया है। ये भी रख लीजिएगा, इनमें नंददास को क्या बताया गया? तुलसी के भाई। कौन सी पुस्तक में? 252 वैष्णव की जो वार्ता है गोकुलनाथ की, तो उनमें इसको बताया गया है कि ये तुलसी के भाई थे। और इनके बारे में आचार्य शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, नंददास जड़िया और कवि गढ़िया। यानी नंद जड़िया कवि किसको कहते हैं? नंददास को कहते हैं। किसने कहा था जड़िया कवि? आचार्य शुक्ल ने ही इनको कहा था। तो इसको भी रट लीजिए, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके, जैसे आपका हो गया राश पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, ये सब इन्हीं के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार भक्त का एक रूप नहीं है। तो कौन सा रूप नहीं है? प्रवाही पुष्ट, शुद्ध पुष्ट भक्त या पुष्ट पुष्ट भक्त? तो इनमें से क्या सभी नहीं है? यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका डी।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइए दोस्तों, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गोपाल तापनी उपनिषद में, यानी आंसर नंबर आपका डी। अगर पूछ लिया जाए कि भैया कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आप किसे मिलता है? ऋग्वेद में, और ये 8वें मंडल में और 85 सूक्त में। यानी कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में 8वें मंडल में है और 85वें सूक्त में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। लेकिन राधा की बात की जाएगी तो किसे मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में। भक्ति काल के राधा और कृष्ण क्या थे? तो भक्ति काल के राधा और कृष्ण क्या दोस्तों? आराध्य देव थे, या शक्ति और ब्रह्मा थे, या प्रेमी प्रेमिका थे, या नायक नायिका थे? तो भक्ति काल के जो राधा थे शक्ति थे और कृष्ण ब्रह्मा थे। यानी आंसर नंबर आपका कौन सा? आंसर नंबर आपका बी। कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर किसने स्थापित किया? तो कृष्ण भक्त को साहित्य की रस परिपाटी पर कितने स्थापित किया दोस्तों? आपके सनातन गोस्वामी जी ने। यानी आंसर नंबर आपका सी। नंददास की नायिका भेद संबंधी कौन सी रचना है? बताइए दोस्तों, कौन सी है इनकी? रस मंजरी। यानी आंसर नंबर आपका बी। तो इनके चारों ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, इनको भी रट लीजिएगा, बहुत पूछता है इनका। लेकिन जो नायिका भेद संबंधी रचना है वो कौन सी इनकी? रस मंजरी, जिनमें कितने पद हैं? 270 पद है रस मंजरी में। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो कितने पर्व है टोटल? 18 पर्व है महाभारत में। और कौन से पर्व में राम कथा का वर्णन है? आरण्यक पर्व, या वन पर्व, या आदि पर्व, या रूपोक्त, सभी में? तो आरण्यक पर्व में किसका वर्णन है? राम कथा का वर्णन किया गया है महाभारत में। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब। किस जातक कथा में राम कथा है? तो कौन सी जातक कथा में राम कथा का वर्णन किया गया है? तो बताइए दोस्तों, साधुशीर जातक, अनामर्क जातक, बाबेरू जातक, या चमसाटक जातक? तो अनामर्क जातक, यानी आंसर नंबर आपका पी में राम कथा का वर्णन है। निम्न में से असंगत छांटना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें असंगत छांटना है। तो राम तारक मंत्र किसने दिया था? रामानंद ने ही दिया था। द्वादश यश के रचयिता कौन थे? चतुर्भुज दास। श्रृंगार सोरठा किसने लिखा? रहीमदास ने लिखा। और महावाणी गदाधर भट्ट। तो ये आपका आपका असंगत है। यानी महावाणी किसने लिखा है दोस्तों? आपके हरिव्यास देव ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? हरिव्यास देव ने। जो कि महावाणी कितने 5 सुखों में विभक्त है। सुख मतलब अध्याय यहाँ पर लिया गया है। तो कितने सुखों में है ये? 5 सुखों में विभक्त है, जिसका ब्रज भाषा में लिखा गया है ये। तो रट लीजिए, यानी महावाणी किसने लिखा है? ये हरिव्यास देव ने लिखा है। यानी आंसर नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? असंगत है। तपसी शाखा का प्रवर्तन किसने किया? तो बहुत पूछता है ये भी क्वेश्चन। तो किसने किया दोस्तों? आपको पता ही होगा, कीलदास ने। आंसर नंबर आपका ए। भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया? तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो किसको दिया था? आचार्य शुक्ल ने किसको कहा? रामानंद को। और रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। राघवानंद ये गुरु थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये रट लीजिएगा दोस्तों इनके बारे में कोटेशन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए इनको आकाश धर्मा गुरु कहा। यहाँ इसमें सभी जातियों के लोग रहते थे, इनके शिष्य जितने भी थे वो सभी जातियों के थे, कोई विशेष नहीं थे इसमें। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा गुरु कहा। और ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर
लोधी के समकालीन थे और इन्होंने ग्रंथ लिखे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें वैष्णव मताज भास्कर, रामार्चन पद्धति, आनंद भास, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, ये इनके जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं रामानंद के। अब इसमें छांटना क्या दोस्तों, रचना व रचनाकार का असंगत। तो असंगत विकल्प हमको छांटना है। तो कौन सा है, अवध विलास, लाल लाज, तो आपका ये सही है। मूल गोसाई चरित, बेनी माधवदास, ये भी आपका सही है। रामार्चन पद्धति, ये आपका गलत है, इसके पहले हमने बताया कौन है, रामानंद के द्वारा लिखा गया, तो यही आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी पौरसे रामायण आपके नरहर बारहट ने इन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं। तो आंसर नंबर आपका सी। अस्थि चरम दे तामे ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है। तो किसका है दोस्तों, ये रत्नावली का है, यानी तुलसीदास की जो पत्नी थी रत्नावली, उन्हीं ने थोड़ा सा तुलसीदास को ऐसा लताड़ा बातों से कि वो घर बाहर छोड़ के वो भाग गए और वहाँ पे रामचरितमानस की रचना लिखने लगे, जिससे वो प्रसिद्ध हुए। अच्छी बात है। तो महिलाएं घर की जिसको भी लताड़ेंगी वो कहीं ना कहीं नाम जरूर कमाएगा। तो चलिए, उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी 4 लाइन की कि लाज ना आवत आपको धैर्य आए साथ, वो अपना मतलब तुरंत मायके जाती है, उसी के पीछे रातों रात वो ठंडी में आराम से गंगा नदी पार करके, सॉरी जमुना नदी पार करके वो निकल गए अपना ससुराल में मिलने के लिए। तो जैसे ससुराल पहुंच गए तो उनकी बहुत जगहसाई हो गई कि भैया पीछे पीछे आपके पतिदेव भी आ गए। तो उन्होंने वहीं पर उन्होंने लताड़ा इसी दोहे से, तो उसी दोहे से वो बैराग धारण हो गया और अपना छोड़ के वो चल दिए। तो यही सॉरी रत्नावली का ही कथन है ये, लाजनावत आपको दौर आयु साथ, दीदी कैसे हो प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरम दे में तामे ऐसी प्रीत, और तैसी जो भवभीत राम, ऐसे कुछ है लास्ट में, नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये रत्नावली का ही कथन है, रट लीजिए इसको, बहुत पूछता है। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। सेवा सदन, तो सेवा सदन किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का, तो पहले ही रट लीजिए। तो सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, तो ये सब किसके हैं दोस्तों, प्रेमचंद के ही हैं। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय से ये लिखते थे, नवाब राय से भी लिखते थे उर्दू में ये। तो रट लीजिए, प्रेमचंद का नाम इनको दयाराम निगम ने दिया था और इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो कंकाल भी है इनका, तितली भी है, इरावती, तो ये तीनों इनके उपन्यास हैं। लेकिन हमको छांटना क्या है इसमें से, कौन सा अपूर्ण उपन्यास है। तो कौन सा अपूर्ण है दोस्तों इनका, इरावती। तो इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। तो कैसे लगे दोस्तों ये आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। ऐसे आप लोग देखते रहिए, ऐसे मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा और स्पीड में आपको एकदम समझाता हुआ चलूँगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।